हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी इंटीग्रेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक सेशन हम ऑलरेडी आपके इंटीग्रेट मेंस की तैयारी के लिए अपलोड कर चुके हैं। उस सेशन में हमने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन की बात कर ली थी। ठीक है, ये पहला है आपके सामने, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। हाउ डज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर चैलेंजेस यूरोसेंट्रिक नरेटिव्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद फिर इस वाले वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो लिटरेचर है जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ के आज़ाद होने के बाद से लिखना शुरू किया गया। इस वर्क में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने के मिलेंगे। चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट मिल जाएगा आपको। सलमान रश्दी का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि आपका पोस्ट कॉलोनियल ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको डेरेक वेलकॉट मिल जाएंगे, उनके वर्क मिल जाएंगे। ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, बहुत सारे वर्क हैं। जीन राइस का देखिए एक वर्क इसमें जो दिया है, सारगोसो वाइट सारगोसो सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था ना, वो असल में क्यों लिखा गया, मेन रीज़न क्या है कि जो कॉलोनियल लिटरेचर था उसमें जो कॉलोनाइज्ड गुलाम लोग थे, गुलाम देश थे, वहाँ के लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को बिल्कुल तुच्छ, दो कौड़ी का दिखाया गया था कि ये कुछ है ही नहीं है। और उसमें ये भी बताया गया कि जो हम ये तुम्हें गुलाम बना रहे हैं ना, ये हमारा एक बर्डन है। ये रुडयार्ड किपलिंग की एक पोयम है, वाइट मैन्स बर्डन। उसमें यही बताया है कि हम गोरे लोगों पे ये बोझ रख दिया है गॉड ने कि हमें तुम्हें जो है बस सभ्य बनाना है, इसलिए तुम तुम्हारे पास आए हैं सभ्य बनाने के लिए। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जो है शोषित कर रहे हैं, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं। और सही था ये कि लूट जितना था वो सब लूट के ले गए। तो उसी के रिस्पॉन्स में जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया उसमें इन्हीं सब बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो गुलाम लोग थे, जो कॉलोनाइज थे, उनके पास संस्कृति भी थी, परंपराएं भी थी अपनी, जो तुम्हारे आने के बाद बर्बाद हुई। किनके आने के बाद? ये कॉलोनाइजर्स, अंग्रेज़ों के आने के बाद, जिसमें अंग्रेज़ थे, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे, पोर्चुगल्स थे, ये सारे। तो चलिए, इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, दो हैं शायद, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए। अभी हम ये पूरा डॉक्टर रंजीत सर की बुक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो मिसलेनियस, कोशिश करेंगे मिसलेनियस रहे। उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर निभाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड इट सेज, हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी रिप्रेजेंटेड। हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट में, ये बताना है। हाइब्रिडिटी क्या है? किन्हीं दो संस्कृतियों का, परंपराओं का, या दो आपके देशों का मिलाप, ठीक है, उसको हाइब्रिडिटी कहते हैं। जिसमें जो मिलाप हो उसमें दोनों के गुण पाए जाए। जैसे ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका को आप पढ़िए, तो उसमें जो वर्कआउट है वो दोनों तरफ से क्योंकि जुड़े हैं, कैरिबियन से लोगों से भी जुड़े हैं और इधर आपके अफ्रीकी हैं शायद, या कैरिबियन है, कैरिबियन है शायद। तो वो दोनों तरफ के लोगों से जुड़े हैं, तो वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किधर को जाया जाए। इसी को हाइब्रिडिटी कहते हैं कि दोनों का किसी चीज़ में मिश्रण पाया जाए। चलिए, तो देखते हैं इस आंसर को अपन। हाइब्रिडिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिटिक होमी के भाभा। क्रिटिक थे हमारे होमी के भाभा, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट, ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। इट रिफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ये कल्चर्स की मिक्सिंग को दिखाता है, वही जो बताया गया आपको। लैंग्वेज की मिक्सिंग को, आइडेंटिटीज़ की मिक्सिंग को। और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम कॉलोनियल इनकाउंटर्स, ये कॉलोनियल इनकाउंटर्स की वजह से ये सामने आता है हमारी हाइब्रिडिटी, जहाँ पर कॉलोनाइज बनाया गया लोगों को। ठीक है, उनकी संस्कृति और अंग्रेज़ों की संस्कृति, या स्पेनिश लोगों की, फ्रेंच लोगों की संस्कृति आपस में मिली, उनकी आइडेंटिटीज़ मिली, उनकी लैंग्वेजेस मिली, तो फिर वो जो मिश्रण था वो हमारे सामने दिखाई देता है। हाइब्रिड एंड फ्लूइड कौन है? ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं जो कि हाइब्रिड भी है, फ्लूइड भी है। आगे देखते हैं।
सलमान रश्दीज द सैटेनिक वर्सेस 1988 वो एक्सप्लोर करती है मिग्रेंट हाइब्रिडिटी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की मिग्रेंट हाइब्रिडिटी को। पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स कॉट बिटवीन इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी, और ये ऐसे लोगों को पोर्ट्रे करती है जो इस्लामिक ट्रेडिशन परंपराओं में और वेस्टर्न मॉडर्निटी के बीच में दिखाए जाते हैं। उसी में तो फैसला नहीं कर पा रहे कि इधर जाना है कि उधर जाना है। सिमिलरली मिडनाइट चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज हाइब्रिड कल्चर, और इसी तरह से मिडनाइट चिल्ड्रन जो इनका वर्क है सलमान रश्दी का, वो इंडिया के हाइब्रिड कल्चर को दिखाता है, वो भी हाइब्रिड कल्चर को ही दिखाता है। ब्लेंडिंग मिथ, जो मिथ को हिस्ट्री से मिला देता है। एंड इंग्लिश प्रोज, और इंग्लिश प्रोज को इन्फ्यूज्ड विथ इंडियन स्पीच पैटर्न, इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश ज़बान को इंडियन स्पीच पैटर्न से इन्फ्यूज कर देता है, ब्लेंड कर देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया। अगला देखिए, इन जीन राइस वाइल्ड, अच्छा इन जीन राइस वाइल्ड सरगासो सी, जीन राइस का जो वर्क है वाइल्ड सरगासो सी 1966 का, द क्रियोल प्रोटोगनिस्ट Antoinette embodies hybridity as she navigates Caribbean and European identities। करें कि ये जो क्रियोल है, जो प्रोटोगनिस्ट है एंटोइनेट, ये एम्बॉडीज दिखाती है हाइब्रिडिटी को एज शी नेविगेट्स, जबकि वो नेविगेट करती है कैरेबियन एंड यूरोपियन आइडेंटिटीज दोनों को लेकर के, यूरोपियन आइडेंटिटी भी और कैरेबियन भी। बट दिस हाइब्रिडिटी, लेकिन ये जो हाइब्रिडिटी है आल्सो मेक्स हर वल्नरेबल टू मार्जिनलाइजेशन, जो इनकी हाइब्रिडिटी है वो उसको वल्नरेबल, शिकार बनने के ज़्यादा करीब कर देती है मार्जिनलाइजेशन के, यानी उसको लोग किनारे कर देते हैं। डेरेक विलकॉट्स ओमरस, ओमरस जो वर्क है इनका डेरेक विलकॉट का 1990 का, वो एग्जेम्पलीफाइज करता है कल्चरल हाइब्रिडिटी को बाय मर्जिंग कैरिबियन लाइफ विथ होमरिक एपिक फॉर्म, और ये मर्ज कर देते हैं कैरिबियन लाइफ को होमरिक एपिक फॉर्म के साथ में। क्रिएटिंग अ सिंथेसिस ऑफ कॉलोनियल एंड इंडिजीनस ट्रेडिशंस, जो कि सिंथेसिस है किसका, कॉलोनियल और इंडिजीनस ट्रेडिशन का, परंपराओं का। वाइल हाइब्रिडिटी रिफ्लेक्ट्स, जबकि हाइब्रिडिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, कल्चरल क्रिएटिविटी को। इट ऑल्सो सिग्नल्स, ये सिग्नल देती है डिस्प्लेसमेंट का एंड कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का। एज हाइब्रिड आइडेंटिटीज, जैसे कि हाइब्रिड आइडेंटिटीज ऑफन फेस, सामना करती हैं अक्सर किसका, रिजेक्शन का, फ्रॉम बोथ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड ग्रुप्स, कॉलोनाइजर की तरफ से भी रिजेक्शन और कॉलोनाइज्ड की तरफ से भी रिजेक्शन, कि तुम भाई ना हमारे तरफ हो ना उनकी तरफ हो, तुम हो क्या। बड़ी पुअर कंडीशन की बात है ये तो तुम्हें। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट देयर फोर, इसलिए पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट या वर्क्स ने देयर फोर इसलिए क्या किया, यूज हाइब्रिडिटी टू शो हाउ आइडेंटिटी इज नीदर प्योर नॉर फिक्स्ड, कि जो आइडेंटिटी है ना वो तो ना तो शुद्ध रह जाती है ना तो फिर में वो मिश्रण ही रह जाती है, बट डायनेमिक एंड कंटेस्टेड, बल्कि वो डायनेमिक हो जाती है, हर पल बदल रही है, और कंटेस्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हाइब्रिडिटी जो यूज़ की गई किसमें, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में लैंग्वेज ने क्या रोल अदा किया, चलिए बताते हैं उसको। लैंग्वेज इज बोथ अ टूल ऑफ ऑपरेशन, एक तो ये ऑपरेशन का भी टूल रहा, ऑपरेशन पिछले सेशन भी अपन ने डिस्कस किया था, ऑपरेशन ये वो नहीं है जो डॉक्टर ज़बरदस्ती करके पैसा ऐंठ लेते हैं, ज़रूरत है ही नहीं, ऑपरेशन चीज़ लगा दिया। ये ऑपरेशन है किसी को दबाव में रखने का, किसी का शोषण करने, एंड अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस, वेपन ऑफ रेजिस्टेंस भी है और टूल ऑफ ऑपरेशन भी है इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। समझिए इसको, टूल ऑफ ऑपरेशन होगा ये कब, कॉलोनियल लिटरेचर में बना के दिखाया जाएगा इसको, और जो वेपन ऑफ रेजिस्टेंस है ना ये बनता है जाके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। ठीक है, अलग अलग एज में अलग अलग रोल है इसका। ड्यूरिंग कॉलोनलिज्म, कोलोनियलिज्म के दौर में द इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो इम्पोजिशन था, इंग्लिश उनमें से, यूरोपियन, फ्रेंच, स्पेनिश, वाज मीन्ड टू इरेज इंडिजिनस कल्चर एंड इम्पोज इंपीरियल वैल्यूज। करेंगे जो इम्पोजिशन था लैंग्वेजेस का, थोपना था इनका, जैसे उनमें से इंग्लिश है आपकी, फ्रेंच है, स्पेनिश है,
और उसमें पोर्चुगीज़ भी रखी जा सकती है। वाज मीन्ड, ये यूज़ की जाती थी किस लिए? टू इरेज इंडिजीनियस कल्चर, असभ्य समाज को मिटाने के लिए। एंड इम्पोज इम्पीरियल वैल्यूज़, और इम्पीरियल वैल्यूज़ को इम्पोज करने के लिए। ये यूज़ था लैंग्वेज का कब? कॉलोनियल एरा में, एज में। इन पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, जबकि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, हाउएवर सब सबवर्ट कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज बाय रीशेपिंग इट, इन्होंने सबवर्ट करी है कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को बाय रीशेपिंग, इसे रीशेप करके विथ लोकल इडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड रिदम्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको चिनुआ अचेबे का वर्क मिलेगा, जिसमें उन्होंने अपने वर्क को थिंग्स फॉल अपार्ट को इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसमें आपको लोकल इडियम्स, प्रोवर्ब्स और रिदम वही मिलेगी, इग्बो सोसाइटी वाली। चिनुआ अचेबे की वही दिया है। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 का वर्क है, रिटेन इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में लिखा गया। इन कॉर्पोरेट्स इग्बो वर्ड्स, वो इग्बो वर्ड्स से काम लेते हैं, उनकी प्रोवर्ब से काम लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंग्लिश, इंग्लिश को ट्रांसफॉर्म करते हुए इनटू एन अफ्रीकन मीडियम, अफ्रीकन मीडियम के रूप में। सही है। अच्छा, आगे आ जाइए। एंगुजीवा थियांगो इन डीकोलोनाइजिंग द माइंड, अपने इस वर्क डीकोलोनाइजिंग द माइंड में आर्ग्यूड फॉर राइटिंग इन इंडिजीनस लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि हमें इंडिजीनस लैंग्वेजेस में लिखना चाहिए, जैसे गाइक्यूयू है। स्ट्रेसिंग दैट, वो स्ट्रेस करते हैं या जोर देते हुए दैट की लैंग्वेज कैरीज कल्चर एंड मेमोरी, लैंग्वेज जो है वो कल्चर भी साथ लेके चलती है और मेमोरी भी साथ लेके चलती है। हर लेटर नॉवेल्स, उनके बाद के जो नॉवेल थे, इंक्लूडिंग डेविल ऑन द क्रॉस, डेविल ऑन द क्रॉस, वर रिटन इन गीक्यू, गीक्यू में लिखी गई एज एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के एक एक्ट के तौर पर। सलमान रश्दी एंड अरुंधति रॉय ब्लेंड इंग्लिश, इन दोनों ने इंग्लिश को ब्लेंड कर दिया विथ इंडियन स्पीच पैटर्न, इंडिया के स्पीच पैटर्न के साथ में। क्रिएटिंग हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड फॉर्म बनाने के लिए। दैट रिफ्लेक्ट लोकल रियलिटीज, जो लोकल रियलिटीज को दिखाता है, वास्तविकताओं को दिखाता है। रश्दी HR, अरुंधति रॉय का वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में आया था और उनको इसके लिए बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ देखिए, वर्क और उनके राइटर ऑथर आपको याद रखने हैं। सन अगर याद हो जाए, उनकी डेट तो और अच्छी बात है, ताकि आप उसको मेंशन करके अपने आंसर को अच्छे से एलोबोरेट कर सकें। एज की विशेषताओं को बताने के लिए, किस एज में क्या हो रहा था, अगर वर्क का आप रेफरेंस देंगे ना तो एकदम एक नंबर आंसर बनेगा आपको। रश्दी डिस्क्राइब्स दिस एज चटनी फाइन इंग्लिश, ये रश्दी कहते हैं कि इसको हमने चटनी फाइन कर दिया। अपना एक वर्ड है ना कि अपन बहुत सारी चीज़ों को मिला के कूट पीट के क्या बनाते हैं, चटनी बना देते हैं, चटनी। ठीक है ना, तो वही चटनी फाइन बोला है इसको। 10 इस प्रकार से लैंग्वेज इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में जो लैंग्वेज है ना, इज़ नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो स्टोरी टेलिंग का सिर्फ कोई माध्यम नहीं है। इट बिकम्स अ साइट ऑफ स्ट्रगल, ये दृश्य भी बन जाता है ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का, या ये दिखाती है संघर्ष के दृश्यों को। राइटर्स यूज इट, राइटर्स ने इसका यूज़ किया टू रेजिस्ट डोमिनेशन, डोमिनेशन को रेजिस्ट करने के लिए, और रिक्लेम आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को वापस लेने के लिए, एंड असर्ट कल्चरल ऑटोनॉमी, और अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी को असर्ट करने के लिए। प्रूविंग दैट, साबित करते हुए दैट की लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर कैन बी टर्न इनटू द टूल ऑफ लिबरेशन, और उन्होंने ये साबित भी किया कि जो कॉलोनाइजर की लैंग्वेज है ना, वो टूल ऑफ लिबरेशन भी हो सकती है। उस किसी दुश्मन के हथियार को उसी के खिलाफ यूज़ करना, ये काम पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने बखूबी किया है, बहुत अच्छे से किया है, कि ग्लोबली उन्होंने अपनी बात भी बताई और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जितने भी कॉलोनाइजर्स थे, जो आज भी अपने को ऊंचा और सबसे सुपीरियर मानते हैं रेस में, कि हमारी रेस जो है वो अलग है, जबकि असलियत क्या है वो सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने अमेरिका में क्या किया, वहाँ के जो रेड इंडियंस थे उनको किस तरह से मारा, कुचला, वहाँ से भगाया। क्या इन्होंने कनाडा में किया, क्या इन्होंने अपने इंडिया में किया, बाहर तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में अपने, जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब वो अंग्रेज़ यहाँ से लूट लूट कर हमारी फसल को जो है वो ब्रिटेन में जमा कर रहे थे। खराब हो रहा था वो वहाँ के गोदामों में रखा हुआ। जलियांवाला बाग आप देख लीजिए, 1919 में जो हुआ था, जिसके बाद जो हमारे एक पोएट हैं, जो हमारे
सिलेबस में है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो साबित करती हैं कि ये इंसान नहीं थे, ये जानवर थे जिन्होंने इंसानों पर आकर कब्जा कर लिया था। इनको बड़ा अच्छा कहा है, पिछले सेशन में भी अपन ने बात करी थी, रफ बीस्ट थे ये, जो कि सेकंड कमिंग में किसने भविष्यवाणी की है, आपके W.B. यीट्स ने। उसी सेकंड कमिंग से आपके चिनुआ अचेबे का वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट उसको भी लिया गया है। तो सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए इनको, तो आपको लगेगा कि इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं। और इन्हीं की पॉलिसी है जो आज तक इंडिया को जो है बांटे हुए, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। चलिए, तो तैयारी देखिए करते रहिए, और कोई भी टॉपिक जो आपको तैयार करना हो उन सभी की प्लेलिस्ट लगभग अपन चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्टीग्रेड के पूरे सिलेबस को अपन कंप्लीट करेंगे, और लास्ट के 20 से 25 दिन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करके फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे कस के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और प्लेलिस्ट को जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, और उससे जो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं उसको उठाइए। जो भी सिलेबस में आपके राइटर्स या वर्क हैं उन सभी के अपन ने वीडियोस लगभग, जो शुरुआती आपके पोइट्री के हैं या ड्रामा के हैं या प्रोज फिक्शन के हैं, उनमें काफ़ी कुछ अपन ने तैयार करवा दिया है। लिटरेरी फॉर्म के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लिटरेरी मूवमेंट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी आपकी तैयारी के लिए, शुरुआत के लिए बहुत ज़बरदस्त है वो, तो वहाँ जा कर के उनको एक्सप्लोर करिए और जुड़े रहिए, ताकि आप वो आसानी से LT ग्रेड को पास करें और GIC में एक बढ़िया सी कुर्सी आपको मिल जाए। पढ़ाइए और उस कुर्सी का मान भी बनाए रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और PDF वगैरह खूब आराम से PDF पढ़िए, फिर वीडियोस को देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।